बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में लगातार जर्नी चलती हुई अपनी लेक्चर नंबर 35 में। और आज बात होनी है एकदम छूटा हुआ, एकदम भूले बिसरे गीत जैसा एक साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य, जिसको बहमनी साम्राज्य को हम 5 भागों में कवर करेंगे। तो भाग 1 और भाग 1 में आज 5 शासक की बात करेंगे, शुरुआती परिचय की बात करेंगे और 5 शासकों की बात करेंगे। HMT शाह, ठीक है, हसन गंगू, फिर मोहम्मद शाह फर्स्ट, फिर ताजुद्दीन, फिर शिहाबुद्दीन और फिर अहमद शाह। ऐसे 5 शासकों की बात करेंगे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की चर्चा अचानक सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य के बाद कहां से आ गई? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सल्तनत काल जब कमजोर पड़ रहे थे, सल्तनत काल के अंतिम शासक जब कमजोर पड़ रहे थे और मुगल शासक जो है वो अपनी सत्ता को जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और कोई दूसरी केंद्रीय सत्ता उभरने पे होती है, तो बीच का जो विश्रांति का काल होता है उसमें छोटी छोटी ताकतें जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेती हैं। छोटी छोटी ताकतें अपने आप को स्वतंत्र कर लेती हैं और इन्हीं को मैंने बोला है प्रांतीय राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत हम सबसे पहला राजवंश पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य। इसके बाद पढ़ेंगे अपन गुजरात भी पढ़ेंगे और फिर मालवा भी पढ़ेंगे, खानदेश भी पढ़ेंगे, उड़ीसा, कश्मीर, मारवाड़, मेवाड़, ठीक है, शर्की, ये सारे शासन एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सीधा मुगल पे आ जाएंगे और मध्य भारत की समाप्ति करेंगे, ठीक है। तो लगभग आधी जर्नी पे पहुंच चुके हैं। साथ बनाए रखिए दोस्तों, उत्साह बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो प्रांतीय राजवंशों का जो उदय होता है लगभग 14वीं शताब्दी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच प्रांतीय राजवंश आते हैं। प्रांतीय राजवंश कब आते हैं? 14 से 16वीं शताब्दी के बीच। क्लियर है दोस्तों? अब बहमनी साम्राज्य के बारे में बात शुरू करें, इसके पहले 2-4 लाइनें कुछ और जनरल हैं। जैसे सल्तनत काल में सारे के सारे प्रांत जो थे वो सल्तनत के कब्जे में थे, सिर्फ उड़ीसा और कश्मीर को छोड़ के। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा और कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के सभी प्रांत सल्तनत के अधीन थे। ये दोनों कभी सल्तनत के अंडर में नहीं आए। दिल्ली सल्तनत के अंडर में उड़ीसा और कश्मीर कभी नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, MBT के समय 1333 में मदुरा, ठीक है, मदुरै के गवर्नर जलालुद्दीन एहसान शाह ने, मदुरै गवर्नर कौन था? जलालुद्दीन एहसान शाह, इसने कर दिया विद्रोह। किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। दिल्ली में सुल्तान कौन बैठा था? तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, और सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में हुए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन एहसान शाह ने, मदुरै के गवर्नर ने, और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे कि मदुरै में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1333 में, फिर इसके बाद 1336 में आपको मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की। ये पूरा पढ़ ही चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य 5 भागों में नहीं पढ़ा हो तो फिर से जाके देखिएगा। इसी साल MPPSC का प्रश्न भी था 2022 का। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 AD में। AD लिखना भूल जाता हूं मैं, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो ये हुई। फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1346 में, MBT का ही समय होता है ये, है ना। 1346 में
दक्कन का एक ग्रुप है अमीरान ए साहाद, अमीरान ए साहाद, ये ग्रुप है। तो ये याद रखना है 1346 में अमीरान ए साहाद नामक ग्रुप जो है वो वो दक्कन में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली इसने। दक्कन में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली, साम्राज्य की नींव डाली किसने? अमीरान ए साहाद, अमीरान ए साहाद। बहमनी की नींव किसने डाली? दक्कन में, दक्षिण की तरफ। दक्कन मतलब दक्षिण का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग का उत्तरी भाग वो दक्कन कहलाता है, और दक्षिणी मतलब बिल्कुल दक्षिणी। तो 1346 में कैसे याद रखेंगे बहमनी? तो बहमनी की स्थापना 1346 में हुई, तो कैसे याद रखेंगे? 13 से मतलब है तेरी, 4 से मतलब है चाय, और 6 से मतलब है छनी। याद करने का तरीका है दोस्तों इंडिविजुअल, वैसे आप लॉजिकली भी चल सकते हैं। 1333 में एमबीटी मदुरै, 1336 में विजयनगर और 1346 में ये, ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं वन टाइम याद रखने में विश्वास रखता हूँ। एक बार याद करो हमेशा के लिए, ठीक है। 1346, तो 13 से मतलब तेरी, 4 से मतलब चाय, 6 से मतलब छनी, ठीक है। तेरी चाय छनी, तेरी चाय छनी बराबर बहमनी, बराबर बहमनी, ठीक है। कोडिंग याद हो जाएगी। टेका है दोस्तों ये अपना, तेरी चाय छनी, बढ़िया ठंड का समय हो रहा है। तेरी चाय छनी बहमनी, तेरी चाय छनी बहमनी, तेरी चाय छनी बहमनी, ठीक है। किस ग्रुप ने किया है? अमीरान ए साहाद ग्रुप। और इस ग्रुप का हेड दिया, पहला शासक जो था वो हसन गंगू था, ठीक है। तो इस प्रकार बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अमीरान ए साहाद ग्रुप का हेड कौन था दोस्तों? अमीरान ए साहाद ग्रुप का हेड जो था वो हसन गंगू था, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, है ना। इस प्रकार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसी के नाम पे बहमनी वंश पड़ा, बहमन शाह, हसन बहमन शाह, ठीक है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसी को बोलते हैं अपन हसन गंगू। तो बहमनी वंश की स्थापना इस ग्रुप के हेड कौन था? हसन गंगू। तो हसन गंगू ने की, और हसन गंगू इसके पहले शासक हो जाएंगे बहमनी साम्राज्य के। तो अपन हसन गंगू के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो हसन गंगू पहले शासक हैं, देखते हैं। अब अपन शासकों के क्रम में आ जाएंगे, जिसको बोलेंगे HMT सा, ये शासकों का क्रम है, HMT सा HMK। शासकों का क्रम क्या है दोस्तों? HMT सा HMK, HMT सा HMK। बहमनी शासक, बहमनी साम्राज्य के शासकों का क्रम क्या है? HMT सा HMK। HMT घड़ी आती थी, HMT सा HMK। तो आज पढ़ना है H। पहले शासक हैं हसन गंगू, ठीक है। इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1346 से लेके 1358, इनफैक्ट 1347 है, तो 1358, ठीक है। मूल नाम हसन गंगू का तो वो था जफर खां, ये याद रखेंगे, जफर खां मूल नाम था, जफर खां मूल नाम था। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। ग्रुप पूछे तो अमीरान ए सादात, ठीक है, अमीरान ए साहाद। फिर इसने अपनी राजधानी जो बनाया, राजधानी बनाया गुलबर्गा को। गुलबर्गा आज की डेट में कर्नाटक में है, तो राजधानी गुलबर्गा को बनाया, ठीक है। गुलबर्गा जो है ना, ये आज की डेट में बीजापुर में है, बीजापुर में गुलबर्गा, ठीक है। फिर गुलबर्गा को ही बोला गया है एहसानाबाद, एहसानाबाद। इतना डीप में याद हो जाए तो ठीक है, गुलबर्गा का ही एक नाम है एहसानाबाद, तो ये याद रखिएगा। फिर इसने अपने पूरे साम्राज्य को, इसने पूरे, हसन गंगू ने पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में डिवाइड किया, है ना। ऐसे लिख देता हूं, पूरे साम्राज्य को, पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, 4 भागों या प्रांतों में बांटा, ठीक है। बीबा, गुदौ,
कोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लें। हसन गंगू ने पूरे बहमनी साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा। बीबा गुदौ, बीदर, बरार, गुलबर्गा जिसको इन्होंने राजधानी बनाया है, ऊपर बता चुका हूं, और दौलताबाद। दौलताबाद कहां पे है? ऊपर महाराष्ट्र की तरफ। तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। बीबा गुदौ, बीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये जो बहमनी साम्राज्य बाद में टूटता है, तो बहमनी साम्राज्य इस तरीके से टूटता है दोस्तों, ये भारत हो जाता है और ये वाला एरिया जो है ये अहमदनगर हो जाता है। ये वाला एरिया जो है वो अहमदनगर है, ठीक है। और अहमदनगर के ऊपर वाला एरिया जो है ये, यहां वाला एरिया जो है ये बरार हो जाता है। ये कौन सा एरिया हो जाता है? बरार, ठीक है। चित्र बनाना है तो बना लीजिए दोस्तों। ये अहमदनगर हो जाता है, महाराष्ट्र में है आज की डेट में अहमदनगर, महाराष्ट्र का ही एरिया बनाया है मैंने। फिर बरार के बगल में आ जाता है गोलकुंडा, तो ये लगभग गोलकुंडा वाला एरिया हो जाता है। कौन सा एरिया है? गोलकुंडा। आजकल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश का ही तो एरिया है, गोलकुंडा। गोलकुंडा के बगल से हो जाता है दोस्तों बीदर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला बीच में, ये बीदर है। ये क्या है? बीदर। और बीदर के नीचे जो हो जाता है वो हो जाता है बीजापुर। लगभग ये एरिया जो है, ये जो है, ये वाला एरिया कौन सा हो जाता है ना। इसको दूसरे तरीके से बना देता हूँ, बड़े बड़े गोले बना देता हूँ। तो ये कौन सा हो जाता है दोस्तों? बीजापुर, ठीक है। तो 5 एरिया है। यही बहमनी साम्राज्य आगे जाके 5 एरियाज में टूटेगा, या उल्टे रूप में मैं कहूं तो बहमनी साम्राज्य 5 एरियाज में से बना है। हालांकि हसन गंगू ने 4 प्रांतों में बांटा है, यही इसी में शामिल है, लेकिन हसन गंगू के आपको अलग याद रखने पड़ेंगे। ओवरऑल कंसेप्ट आपको अलग याद रखना पड़ेगा कि बहमनी साम्राज्य आगे चल के 5 राज्यों में टूट जाता है। बरार ऊपर का, मध्य प्रदेश का नीचे का, और ये ऊपर का अहमदनगर महाराष्ट्र का पार्ट, बीजापुर नीचे कर्नाटक वाला पार्ट, बीच का पार्ट बीदर, और पूर्व का भाग गोलकुंडा। तो ये चित्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जैक्ट स्थिति है 5 प्रांतों की, जो कि बहमनी साम्राज्य के टूटने पे बने हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं अपन और इसके बारे में, हसन बहमन शाह या हसन गंगू के बारे में, ठीक है। बहमन शाह ने, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहमन शाह ने जो हिंदू थे उनको उच्च पद और जागीरें प्रदान की। हिंदुओं को उच्च पद एवं जागीरें प्रदान की। ये अच्छी चीज थी इसकी, जागीरें प्रदान की। और दक्षिण भारत का यह पहला शासक था जिसने ऐसा किया। दक्षिण भारत का पहला शासक था ये, जिसने इस तरीके की बात की। ऐसा करने वाला, जागीरें और उच्च पद प्रदान करने वाला पहला मुस्लिम शासक था हसन गंगू, हिंदुओं को ऐसा करने वाला, ठीक है। फिर इसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का, जजिया भी नहीं लिया इसने दोस्तों, जजिया भी नहीं लिया हिंदुओं से, तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर महत्वपूर्ण बंदरगाह दाबुल, या इसी को मैंने पहले पढ़ाया है देवल बंदरगाह, कहां पे है? कराची। तो वेरी सॉरी, हसन गंगू ने दाबुल या देवुल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, जो उस समय बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यह है ना देवुल, यहां पे था, पाकिस्तान जो आज का है, कराची में। देवुल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था हसन गंगू ने, जो उस समय का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। तो ये हसन गंगू के बारे में सारे पॉइंट हो गए। 1347 या 1346 जरूर याद रखिए, तेरी चाय छनी, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना का वर्ष जरूर याद रखिए। अगर इस साल विजयनगर साम्राज्य आया है तो निश्चित तौर पे अगले साल की पीएससी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना आ सकता है। 1346 या 1347 में हसन गंगू। एच हो गया दोस्तों, एच फॉर हसन गंगू, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे शासक की, एम, HMT सा HMK।
तो एम की बात करते हैं, एम मतलब मोहम्मद शाह फर्स्ट, दूसरा शासक है ये, दूसरे नंबर का शासक है मोहम्मद शाह फर्स्ट। मोहम्मद शाह फर्स्ट का टाइम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए 1358 से 1375, हालांकि ये सब समय याद नहीं करना है। ध्यान देंगे इसके समय जो है विजयनगर तथा वारंगल से इनका युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह ने किस किस से लड़ाई करी, तो विजयनगर और वारंगल। वारंगल कहाँ पे, तेलंगाना में। तो विजयनगर और वारंगल से लड़ाई करी, युद्ध करे। और दूसरी बात, बारूद का इस्तेमाल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बारूद का इस्तेमाल पहली बार यहीं पे हुआ है, इतिहास में पहली बार बारूद का इस्तेमाल यहीं हुआ है, बाबर के समय नहीं हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है, मोहम्मद शाह फर्स्ट बहमनी शासक, इसी के समय बारूद का इस्तेमाल पहली बार हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर बाद बाबर ने भी किया है, शेरशाह ने भी किया है, कई लोगों ने बारूद का उपयोग किया है, फिर तो होता ही रहा है। तो सिर्फ एक लाइन यही महत्वपूर्ण है मोहम्मद शाह फर्स्ट के बारे में, बारूद का इस्तेमाल पहली बार किन युद्धों में किया है इसने, विजयनगर और वारंगल से लड़ाई में। चलिए बात करते हैं तीसरे शासक की। तीसरा शासक है ताजुद्दीन फिरोज शाह। तीसरा शासक है दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। डेट याद नहीं रखनी है, फिर भी नोट्स के लिए लिख देता हूं, ठीक है। 13 बीच के कुछ शासक इंपॉर्टेंट नहीं थे तो छोड़ दिए हैं अपन ने। 1397 से 1422, 1397 से 1422, ये क्रम ठीक है दोस्तों शासकों का, लेकिन बीच में कोई कम महत्वपूर्ण या बिल्कुल ना महत्वपूर्ण शासक है वो बीच में से हटा दिया गया होगा। तो ये आप एकदम शासकों का एकदम एक के बाद एक नहीं है, लेकिन क्रम सही है, इसके बाद है ये, इसके बाद है ये, इस तरीके से। तो 1397 से 1422 में ताजुद्दीन फिरोज शाह। और ताजुद्दीन फिरोज शाह अगर जब भी मैं बोलता हूं तो ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में आप याद रखिए कि बहमनी काल का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था ये, पहली बात। दूसरी बात, इसने बाहरी लोगों को अरब एशिया, ईरान, इराक से मुस्लिमों को बुलाया, भारत आमंत्रित किया रहने के लिए। तो इसने इराक, ईरान, अरब, एशियाई देशों से मुस्लिमों को आमंत्रित किया स्थायी रूप से भारत में बसने के लिए। इराक से भारत में बसने के लिए मुस्लिमों को मुस्लिम आमंत्रित किसने किया है इसको कैसे याद रखेंगे, आमंत्रित किया है। ताजू जो है ना वो आमंत्रित करके काजू खिलाता था। पर्सनालिटी कैसे याद रखेंगे, ताजू दो है वो काजू खिलाता था, ठीक है। वैसे भी जो तोतले बच्चे होते हैं वो काजू को क्या बोलेंगे, ताजू खाना है ना, मम्मी पापा आज ताजू खाना है, काजू की जगह क्या बोलेंगे, वो ताजू खाना है, ठीक है। सिर्फ याद कराने के लिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट सभी के लिए, ठीक है। तो ताजू क्या करता था, आमंत्रित करके काजू खिलाता था। किसको आमंत्रित करता था, अरब, एशिया, ईरान, इराक के मुस्लिमों को भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित कौन करता था, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके कारण क्या हुआ कि पूरा बहमनी वंश दो भागों में बट गया। यार ये बाहर से बुला बुला के लोगों को बसा रहा है, यहाँ पहले से जो लोग बसे हैं उनके अधिकार निश्चित तौर पे कम होंगे, यहाँ पे बसे लोगों के संसाधन निश्चित तौर पे कम होंगे और संसाधनों को लेकर लड़ाई होगी। तो इस नीति के कारण, आमंत्रित करने के कारण जो है अफाकी अमीरों और दक्कनी दो ग्रुप में बट गया बहमनी साम्राज्य, अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग, है ना। अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग। अमीर वर्ग को बोलते हैं अफाकी अमीर, अफाकी ग्रुप। अफाकी जो इनका सपोर्ट करता था बाहर से आने वाले लोगों का, और दक्कनी जो इनका विरोध करता था बाहर से आने वाले लोगों का, ठीक है। तो ये विरोधी वर्ग था और ये सपोर्टिंग था। क्लियर है बात, तो ये ध्यान में रखना है।
तो इसकी ताजुद्दीन की यह नीति कि मुस्लिम को स्थायी रूप से आमंत्रित कर रहा है रहने के लिए। इसके कारण पूरा बहमनी साम्राज्य दो गुटों में बढ़ गया, अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग। अमीर वर्ग को क्या बोला गया है? अफाकी वर्ग। ठीक है, और यहीं से इन्हीं झगड़े के कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण है बहमनी साम्राज्य के टूटने का। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूटा है, तो बहमनी साम्राज्य के पतन का यह बहुत बड़ा कारण है। यहीं से पतन शुरू, बहमनी का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 काम और हैं ताजुद्दीन के। इसने एक तो दौलताबाद में वेधशाला बनवाई, दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। वेधशाला मतलब मौसम के बारे में पता करने के लिए ऑब्जर्वेटरी होती है वेधशाला, है ना, जहां पे विंड वेन होता है, एनीमोमीटर होता है, हवा की दिशा, हवा की गति, हवा की नमी, मौसम की स्थितियां ज्ञात करने के लिए वेधशालाएं बनाई जाती हैं, ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं। सूर्य की छाया पड़ना, सूर्य की किरणों की तेजी, ये सब, मौसम में बदलाव, ये सब। दौलताबाद में वेधशाला किसने बनाई है? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। और भीमा नदी के तट पर इसने फिरोज शाह नगर बसाया। भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी तट पर कौन सा शहर बसाया? फिरोज शाह, फिरोज शाह। ठीक है, तो ध्यान देंगे, फिरोज शाह नगर बसाया, फिरोज शाह नगर बसाया। भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह नगर बसाया। किसने? ताजुद्दीन फिरोज। सर्वाधिक विद्वान आमंत्रित करके, ताजू जो है वो काजू खिलाता था, ताजू आमंत्रित करके काजू खिलाता था। और इस आमंत्रण के कारण 2 वर्गों में बढ़ गया, अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग। ये सपोर्ट करता था इनके आने का, ये विरोध करता था इनके आने का। दौलताबाद में वेधशाला और भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह नगर बसाया। ये बात हो गई टी की, टी फॉर ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब चौथे शासक की बात करनी है दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्प बात कर रहा हूं, इतना ही याद कर लेंगे आप तो सारे पेपर आपके बढ़िया निकलेंगे। ठीक है, स्टेट पीएससी से लेके और सारे। शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, एस। अब ये एस, चौथा शासक है शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। टाइम पीरियड जान लीजिए, याद नहीं करना है। 1422 से 1426, 1422 से 1436। शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने राजधानी जो है गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दी। तो पहला पॉइंट क्या है? राजधानी, राजधानी जो है इसने गुलबर्गा, गुलबर्गा किसने बनाई थी राजधानी? हसन गंगू ने। तो राजधानी इसने गुलबर्गा से हटाकर और क्या कर दी? बीदर कर दी। तो ध्यान देंगे, राजधानी गुलबर्गा हटा के बीदर की, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बीदर का नया नाम रखा मोहम्मदाबाद। और बीदर का नया नाम क्या रखा दोस्तों? बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद। बीदर का नया नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है इनका, खुरासान में स्थित इसफराइन कवि। खुरासान, खुरासान में एक जगह है इसफराइन, खुरासान में एक जगह है ये इसफराइन। यहां का कवि जो था शेष अजरी, शेष अजरी इनके दरबार में आया था। कवि का नाम क्या है? शेष अजरी, शेष अजरी इनके दरबार में आया। किसके दरबार में? शिहाबुद्दीन अहमद के। तो शिहा का शी और आ, शी, शाह और आ कनेक्ट करना सीखिए दोस्तों, बहुत लंबे समय तक आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, है ना। ये बड़ी विडंबना है कि अपना जो एग्जाम का पैटर्न है वो फैक्चुअल्स बहुत है, स्टेट पीएससी का, एमपी स्टेट, है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है आपको, कंसेप्ट क्लैरिटी लॉजिक के साथ, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये विडंबना है, क्या करूं, बताना पड़ेगा। तो शिहाबुद्दीन अहमद, तो शिहाबुद्दीन का शाह और आ, शाह और आ। शिहाबुद्दीन अहमद के समय कौन आया था? इसफराइन एक जगह है, कहां पे? खुरासान में। और खुरासान का कवि का नाम क्या है? शेष अजरी इनके दरबार में आया था। ठीक है, फिर इसका शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिहाबुद्दीन अहमद का शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जहांगीर के समय थी न्याय की जंजीर, कोई भी उस जंजीर को खींच देता था तो जहांगीर को पता चल जाता था, न्याय की जंजीर हुआ करती थी। शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था।
ये सबको न्याय देता था किसी भी समय, अवेलेबल 24/7। अतः इसे अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहते हैं। संत अहमद क्या क्या कहते हैं दोस्तों इसको? न्याय के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसका शासन अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहते हैं। तो संत का सा और अहमद का आ, सा और आ। क्लियर है? अहमद शाह वली भी बोलते हैं इसको, और संत अहमद किसको बोलते हैं? इसी को, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। एज फॉर शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, चौथे नंबर का बहमनी शासक। ठीक है, अच्छे से आराम से बढ़िया उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे अपन। पांचवा शासक जो आज के लिए लास्ट है, आज के लेक्चर के लिए, अलाउद्दीन अहमद सेकंड। ए फॉर पांचवा शासक अलाउद्दीन अहमद सेकंड। नाम याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये HMT सा आज के लेक्चर में HMT सा तक ही करेंगे, और कल लेक्चर जो आएगा उसमें HMK भी करेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन अहमद सेकंड, ठीक है, 1436 से 1558 याद नहीं रखना है। 1436 से 1458, सॉरी 1558 नहीं, 1458। इसके समय में विदेशियों का आगमन कहीं ज्यादा बढ़ गया था। इसके पहले वाले ने ताजू ने बुला के काजू खिलाया ना, तो विदेशी और आने लगे, तो विदेशियों का आगमन और बढ़ गया। विदेशियों का आगमन, इसके समय विदेशियों का आगमन और बढ़ गया, लोग और आने लगे, बोले काजू मिलते हैं वहां पे, चले चलो, भारत जैसा देश नहीं है, है ना, एकदम सोने की चिड़िया है, चले चलो। तो इसके समय में विदेशियों का आगमन कहीं ज्यादा बढ़ गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से पतन की शुरुआत, और यहीं से बिल्कुल कहानी में हीरो की एंट्री हो रही है बहमनी साम्राज्य में। इसने जो है ईरानी व्यापारी, ईरान का बहुत फेमस व्यापारी था महमूद गवाह। कौन दोस्तों? महमूद गवाह। कहां का व्यापारी था, है ना? महमूद गवाह कहां का व्यापारी था? ईरान का। इसने ईरानी व्यापारी महमूद गवाह को भारत आने का आमंत्रण भेजा, और वो भारत आया। ठीक है, और ईरानी व्यापारी महमूद गवाह को भारत आने पर इसको उपाधि जो मिली है वो मिली है मलिक उल तुज्जार। तुज्जार का मतलब होता है व्यापारी, तुज्जार का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारियों में श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या है? व्यापारियों में श्रेष्ठ। मलिक उल तुज्जार, तुज्जार का मतलब होता है व्यापारी, मलिक मतलब मालिक, श्रेष्ठ। तो व्यापारियों में श्रेष्ठ बोला गया है। महमूद गवाह को उपाधि मिली है भारत में। किसके समय आया है? अलाउद्दीन अहमद फर्स्ट के समय आया है। ठीक है, याद कैसे करना है, याद करने का तरीका बताता हूं मैं। आला रे आला, गवाह आला, आला, आला रे आला, महमूद गवाह आला, महमूद गवाह आला, गोविंदा आला रे होता है ना जी, आला रे आला, महमूद गवाह आला, याद हो जाएगा। विदेशी किसके समय आने शुरू हुए? ताजू के समय, उसने काजू खिलाना शुरू किया। लेकिन मुख्य विदेशी जो ईरानी व्यापारी महमूद गवाह, जिसने पूरा बहमनी साम्राज्य का इतिहास पलट दिया, वो किसके समय आया? तो आला रे आला, महमूद गवाह आला। आला से मतलब है अलाउद्दीन, आला से मतलब क्या है? अलाउद्दीन। क्लियर है? तो अलाउद्दीन के समय कौन आया है? महमूद गवाह। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। और लास्ट पॉइंट अलाउद्दीन अहमद के लिए क्या है कि इसके समय मस्जिदें, अस्पताल, विद्यालय, है ना, मस्जिद, अस्पताल और विद्यालय। ये बताइए, विदेशों से लोग आएंगे तो उनको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, है ना, और इबादत करने के लिए जगह चाहिए, तो ये सारी चीजें, तो मस्जिदें और अस्पताल और विद्यालय इसके समय खूब बनाए गए अलाउद्दीन अहमद सेकंड। तो आज अपन ने 5 शासकों की बात कर ली है बहमनी साम्राज्य, जो कि प्रांतीय राजवंश की आज से शुरुआत कर दी है, जिसमें पहला राजवंश अपने को पढ़ना है बहमनी साम्राज्य। 14 से 16वीं सदी तक प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ है, जिसमें पहला बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के अपने को 8 शासक पढ़ने हैं, HMT सा HMK, जिसमें से 5 अपन पढ़ चुके हैं HMT सा। कल से बात करेंगे HMK की, और महमूद गवाह का क्या रोल रहता है, किस तरीके से ये
सारी चीज़ें करता है, अंत में इसको फांसी हो जाती है। और फिर किस तरीके से बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है। बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, पांचों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा रहेगा अहमदनगर। चांद बीबी, ठीक है, किस तरीके से अहमदनगर पे मियां मंजू और चांद बीबी के बीच लड़ाई होती है, किसका सपोर्ट मिलता है, ठीक है, ये सब देखते हैं आगे के 4 लेक्चरों में। 5 भागों में खत्म होना है बहमनी साम्राज्य, ठीक है। लेक्चर को एंजॉय करिए, इसको लोड मत लीजिएगा, एंजॉय करेंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। सफर आसान हो जाएगा यदि आप साथ जुड़े रहेंगे। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।